विधानसभा में स्वामी आत्मानंद स्कूलों का मुद्दा उठा, जिस पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन स्कूलों के लिए आवश्यक बजट प्रदान करने में विफल रही, जिससे उनकी गुणवत्ता और संचालन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं उनकी स्थितियां लगातार जर्जर हो रही हैं। उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो खर्च करना चाहिए वो सरकार करने में विफल है। हमने जिन स्कूलों को पिछले सरकार में घोषणा की गई थी कि इनको भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा, उन स्कूलों को भी अभी तक इंग्लिश मीडियम में नहीं लिया गया है। भिलाई के अंदर भी यही व्यवस्था है, उसी को लेकर मैंने प्रश्न किया था और लगभग पीएम श्री का नाम तो जोड़ दिया गया, लेकिन उसके साथ जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, उसमें सरकार पूरी तरह फेल है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आज सदन के समक्ष मैंने ये बात रखी कि जिन स्कूल की घोषणा हो चुकी है इंग्लिश मीडियम को बनाने के लिए, क्या आप उसको बनाएंगे क्या? लेकिन उस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आया। मैंने यहाँ तक बोला कि क्लास 11th में कॉमर्स की क्लासेस नहीं हो पा रही है जिन स्कूल्स में, वहाँ पर आप कॉमर्स की क्लासेस शुरू करेंगे क्या? लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। पीएम श्री का नाम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तारीफ की कि पीएम श्री योजना से बहुत विकास होगा प्रदेश के स्कूलों का, लेकिन मैंने 2 कमरे मांगे एक स्कूल के लिए, तो मुझे 2 कमरे भी दिए नहीं गए। तो इस तरीके से ये सरकार साएं कर पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो गरीब परिवार के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की अपनी एक खुशी को महसूस करते थे, उसको पूरी तरह उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है ये साइंस सरकार, और हम इसके खिलाफ हैं। हमने अपनी बात सदन में रखी है, लेकिन सरकार इस पर जवाब देने में विफल हुई है। आने वाले समय में भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में बेहतर शिक्षा दी जाए, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काम किया जाए, उस पर जो शिक्षकों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति की जाए। इसके लिए अगर हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो सदन से हम सड़कों पर भी जाकर इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। विधानसभा में लघु वनोपज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रश्न उठाया, जिस पर जवाब देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23-24 की जानकारी मांगी थी, जो पूरी तरह उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है, जो ओपन मार्केट में भी उपलब्ध होती है। यदि कोई व्यापारी से खरीदता है तो इसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही खरीदना होगा। लघु वनोपज को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आज प्रश्न लगाया था और उन्होंने जानकारी मांगी थी पिछले 4 वर्षों का, 2020, 21, 22, 23, 24 की, और उसके तहत में पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई। पूरे प्रदेश में 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी होती है। ओपन मार्केट है, जिसमें यदि व्यापारी भी लेता है तो उसे भी कोई मनाही नहीं है। सरकार के माध्यम से जो दर तय है उस दर पर उसको भी लेना है। लेकिन 20-21 और 21-22 में जो खरीदी की गई थी उसमें अत्यधिक मात्रा में खरीदी गई थी और लगभग 150 करोड़ के लगभग के लागत से लघु वनोपज खरीदा गया था। 2 वर्षों का रिकॉर्ड अच्छा था। उसके बाद 60 करोड़, फिर 50 करोड़, इस तरीके से इतनी लागत के लघु वनोपज खरीदा गया। उसका कारण ये है कि 20-21 और 21-22 में कोरोना काल था और कोरोना काल में जो मार्केट ओपन नहीं थे और सरकार के माध्यम से पूरे लघु वनोपज की खरीदी हो रही थी और सरकार ने 100% लघु वनोपज उस समय में खरीदी की। प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी लघु वनोपज नहीं खरीदा था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ओपन हुआ उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी जो जितने भी लोग हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों ने लघु वनोपज खरीदना प्रारंभ कर दिया।
विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी नजर आया। इस पर केदार कश्यप ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल रहा है और जो भी मामले सामने आ रहे हैं वो उसी अवधि के हैं, इसी कारण विपक्ष पूरी तरह से खामोश है। पिछले 5 वर्षों का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा और जितने भी मामले आ रहे हैं वो पूरे पिछले 5 वर्षों के आ रहे हैं और उसके कारण से जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि किया धरा उनका है। और जहाँ तक पक्ष के हमारे विधायक मुखर हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया उसको लेकर के अभी पक्ष के हमारे जितने माननीय विधायक हैं वो मुखर होकर के उन जो स्थितियों का, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम भी कर रहे हैं और उसमें जांच की भी मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक धर्मलाल कौशिक ने स्कूल जतन योजना का मुद्दा उठाया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस योजना के तहत पूरे प्रदेश के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने प्रश्न किया कि 2022-23 और 23-24 में स्वीकृत कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं, जिनकी जांच आवश्यक है। साथ ही जिन कार्यों की शुरुआत नहीं हुई है उन एजेंसियों को निरस्त कर नई एजेंसियों को कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री, जो स्कूल शिक्षा मंत्री भी है, ने जवाब दिया कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और जांच के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। स्कूल जतन योजना पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 1200 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के लिए लगभग स्वीकृत की गई थी और उसी विषय पर मैंने प्रश्न किया कि 22-23 में स्वीकृति है, 23-24 की स्वीकृति है। जिस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है और उसको लेकर के जो जांच होनी चाहिए और जो कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं एजेंसी उसकी निरस्त होनी चाहिए, दूसरे एजेंसी को देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने जवाब दिया कि इसमें करप्शन हुआ है और साथ ही कलेक्टर को उसके जांच के लिए अधिकृत किए हैं। जिस प्रकार से छोटे छोटे कार्य, स्कूल का शौचालय बनाना, खिड़की नहीं है तो खिड़की लगाना, गेट नहीं है तो गेट लगाना, अतिरिक्त कमरा बनाना, ये इस प्रकार के कार्य हैं। लेकिन इस प्रकार के कार्य में भी जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पंचायतों को एक तरफ अधिकार दिया गया है कि आप 20 लाख का काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं 80,000 का काम है, 88,000 का थोक के भाव में जिस प्रकार से उन्होंने पंचायतों को न दे करके अन्य एजेंसियों को दिया गया और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि खामियाजा उसके हमारे बच्चे स्कूल के भुगत रहे हैं। और इसी गंभीर मामला को लेकर के मैंने लगाया था, लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच के आदेश हुए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा में विधायक उमेश पटेल ने राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर सवाल उठाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 2000 को लेकर उन्होंने कई बार बजट सत्र में प्रश्न पूछा, लेकिन हर बार मंत्री का जवाब अलग होता है। पहले कहा गया कि 820 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित हुई, फिर 146 हेक्टेयर बताया गया और अब 141 हेक्टेयर का आंकड़ा दिया गया है। उन्होंने सरकार पर जवाबों में असंगति का आरोप लगाया। रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राज्यमार्ग NH 200 इसमें ये प्रश्न मैं कई बार लगाया हूँ, पिछले बजट सत्र में भी, अभी भी, और हर बार मंत्री जी का अलग उत्तर आता है। कभी वो कहते हैं कि 820 हेक्टेयर अधिग्रहित हुआ है, कभी बोलते हैं 143 हेक्टेयर अधिग्रहित हुआ है और अभी उन्होंने उत्तर दिया 141 हेक्टेयर अधिग्रहित हुआ है। और ये मंत्रियों का लगातार ये व्यवहार आचरण देखने को मिला है। लगातार एक विभाग अलग उत्तर देता है, दूसरा विभाग अलग उत्तर होता है। मंत्री जी अपने ही जवाबों से अलग अलग हो जाते हैं और विधानसभा के ये कई बार हो चुका है। उसके बाद भी मैंने प्रश्न पूछा, उसमें एक बड़ा मामला ये है कि कई लोगों का भूमि अधिग्रहण नहीं होने के बावजूद उन्हें मुआवजा की राशि दी गई है। मैंने खसरा नंबर सहित बताया है और माननीय मंत्री जी ने ये माना कि इस पे वो जांच करेंगे और अगर सही निकला तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में नक्सली मुठभेड़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बीजापुर से पामेड़ तक सीधी पहुंच संभव हो गई है और 25 वर्षों से बंद गारपा का साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 570 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। हालिया अभियान में गंगालूर में 26 और कांकेर नारायणपुर में 4 नक्सली मारे गए। कुल 30 का सफाया हुआ। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सरेंडर नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत सामूहिक आत्मसमर्पण पर इनामी राशि दोगुनी की। विशेष रूप से आप सभी से मैं कुछ विषय रखना चाहता हूं और वो ये है कि कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी, एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहाँ पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक यह ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहाँ पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। आपको कुछ और ऐसी ही जानकारियां मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा। गारपा, कल नारायणपुर के युवा आए थे, आज एक और जिले के युवा यहाँ आएंगे। कल नारायणपुर के युवा आए थे, उनसे भी मैंने बात भी की और वैसे भी पुराना रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुअर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का, इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है। लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहाँ तक बस सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं। बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक होंगे वो सारे मोबाइल टावर वहां लगाने का प्रावधान हमारे पास अब है। साथ ही साथ नारायणपुर के मसपुर में, कस्तूरबेटा में, इरकाभट्टी में, ऐसे ही बीजापुर के गुंडम में, मुतवंडी में और धर्मावरम में, सुकमा के टेकलगुड़म में और बेदरे में, इन सभी स्थानों पर जो आप ये सभी नाम आपको ध्यान में होंगे। टेकलगुड़म का नाम आपको 2021-22 से ध्यान में होगा, बेदरे का नाम आपको ध्यान में होगा।
और कस्तूर मेटा का नाम आपको ध्यान में होगा, गुंडेम का नाम अभी ध्यान में होगा। माननीय अमित शाह जी का वहाँ प्रवास हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर मोबाइल टावर आपको लगा कर देता हूँ। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि नई जो नीति, सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है। और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग, एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है, वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये वस्तुतः वही है कि नहीं है। इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है। और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे जितने भी शहीद परिवार थे, उनकी विभिन्न मांगें थी, ये उनकी सुनवाई का विषय। तो हर महीने के दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को ये आईजी रेंज पर सुनवाई हर जगह निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित रूप से उस पर बैठेंगे, उस दिन सुनेंगे। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली मेंबर, उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है। और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूँ 500-600 मूर्तियाँ हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। 3 लाख रुपए से कुछ 3,03,000 कुछ अधिक ये करके इसका टोटल है, उसका स्टेज ये करके इसका टोटल है, उसका स्टेज बनेगा, शेड बनेगा, मूर्ति बनेगी। इस पूरी राशि के लिए, पूरे प्रावधान के लिए इतनी राशि लगभग इसका है। डिज़ाइन तैयार है, टेंडर लगभग हो चुका है। इसमें मूर्तिकारों से टेंडर करना है, एक थोड़ा अलग काम होता है। तो मूर्तिकारों से भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। अब आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में गाँव में मूर्तियों की स्थापना करेंगे, हमारे शहीदों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। ये बड़ी लंबी मांग थी लोगों की, शहीद परिवारों की, वह मांग भी अब की जा रही है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में। और इलवद पंचायत अभियान, ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों, उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से, वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ पर विद्युत वाला तार खींचकर विद्युत कनेक्शन ले जाया जाएगा और जब तक विद्युत कनेक्शन नहीं जाता है तो उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह इलवद पंचायत अभियान के अंतर्गत हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें पंचायत विभाग के माध्यम से भी और सभी विभागों को जोड़ करके हम लोग एक बल्क में सरेंडर लोगों का हो सके, नीचे क्लियर हो सके। जैसे ओडीएफ पंचायत होता था, उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिए कि अब माओवाद मुक्त हो गया है, ऐसा पंचायतें भी डिक्लेयर करेंगी। मैं विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे वो बस्तर के नक्सल पीड़ित हों जो दिल्ली तक पहुंचे थे माननीय राष्ट्रपति महोदया तक,
चाहे वो नक्सल प्रभावित लोग हों जिनके लिए हमारे इस सरेंडर पॉलिसी, इस रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी है। अभी जो पॉलिसी है वो रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी दोनों है। सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, रिहेबिलिट करने के लिए क्या होगा, तो वो नक्सल प्रभावितों के लिए भी ये पॉलिसी है। जो अभी पॉलिसी आई है वह नक्सल प्रभावितों के लिए भी आई है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दोनों को नक्सलियों ने मार दिया है, तो अनिवार्यतः उसको हॉस्टल में एडमिशन दिलाया जाएगा, उसके पूरे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, बालिग होते तक इन सारी बातों की व्यवस्था भी नए सरेंडर पॉलिसी में है। ऐसे लोग जो अपने गांव को छोड़ करके उनको शहरों में या कस्बों में आकर रहना पड़ रहा है नक्सल प्रताड़ना के कारण, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान हैं। उनको आर्थिक अनुदान भी है, उनको ज़मीनें भी देने के प्रावधान है। ऐसे लंबे चौड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो चाहे वो सरेंडर पॉलिसी हो नक्सलियों के लिए, चाहे वो नक्सल पीड़ितों के लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, इन सारी बातों की व्यवस्था हो गई है। साथ ही साथ पंचायत भी उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। आपको अभी ध्यान होगा बहुत सारे स्थानों पर पहली बार मतदान हुआ है, पहली बार लोगों ने वोट डाला है। अभी नियद नीलानार के 125 पंचायत हैं। हमारे 55 नए कैंप हमारी नई सरकार बनने के बाद खुले हैं, जिसमें नियद नीलानार के क्षेत्र में जो 31 कैंप खुले हैं उसके अंतर्गत 125 पंचायतों को लिया जा रहा है। 125 पंचायत जो लिए गए हैं उन सारे 125 पंचायतों को मिला करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काम किया जा रहा है। तो उसमें विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों के युवाओं को रायपुर तक ला करके 2 दिनों का एक्सपोजर विजिट भी उन सबका किया जा रहा है, जिसमें वो इंटरेक्शन करते हैं। आपको ध्यान आएगा जब वो यहाँ आते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बच्चे कभी जगदलपुर नहीं आए हैं, कभी रायपुर नहीं आए हैं, कभी टीवी नहीं देखे। मैंने विचित्र स्थिति है भाई। उन गाँवों को आज तक बंधक बनाकर रखा है माओवादियों ने। उन गांवों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर आज तक नहीं जाने दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सब होगा वैसे ही उनके चंगुल से वो छूट जाएंगे। जिस तरीके से चीन में माओवादी सरकार ने चीन की जनता को गुलाम बना कर रखा है, वैसे ही गुलाम बना करके यहाँ बस्तर की जनता को इन माओवादियों ने रखा है। इन माओवादियों को के चंगुल से वहाँ की जनता को मुक्त कराना आवश्यक ही है। 48 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 30 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया है। 26 जनवरी और उसके बाद अभी 15 अगस्त को आपको ध्यान होगा, अभी 26 जनवरी को फिर से पहली बार झंडा फहराया गया है, जहां भारत का संविधान विस्तारित हुआ है। भारत के संविधान को रोक करके वो अपने संविधान को बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु भारत का झंडा, भारत का ध्वज अब वहां फहराया है। बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया था बस्तर के। और अभी बस्तर ओलंपिक में विशेषता थी, 3 बातों की आपसे बताना चाहता हूं। पहला ये कि उसमें नक्सल पीड़ित जो थे, जिनको नक्सली आईडी ब्लास्ट से, नक्सली गोली लगने से जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए थे, उन्होंने भी बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिया था। वो भी दौड़ लगाए थे। वो उनका तो वो था, व्हील चेयर दौड़ था। फिर नक्सल सरेंडर्ड जो थे, जो सरेंडर होकर के वापस मुख्यधारा में आए, उनका भी वो खेल था और युवाओं का भी खेल था। ऐसे 3 अभियान थे। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक के समय जब तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम, इन सभी राज्यों से वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करके आज वो मुख्यधारा में है, वो लोग जब आए थे तो उनके माध्यम से पूरे बस्तर में उनका भ्रमण हुआ था 3 दिनों तक। उन्होंने सबको बताया था कि हम स्वयं भी पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे, निरर्थक था सब कुछ। अब हम लोग मुख्यधारा में आए हैं और मुख्यधारा में पूरी जनता के साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे भी अभियान वहाँ पर उस समय बस्तर ओलंपिक में किए गए थे। अभी वर्तमान में बस्तर पंडुम चल रहा है। बस्तर में 2 चीज़ें प्रिय हैं सबके बीच में, मुझे ध्यान आया है। एक तो ये है खेल उनको प्रिय है, तो बस्तर ओलंपिक किया गया। और दूसरा उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। तो उनकी संस्कृति में उनका पहरावा क्या है, गहने क्या हैं, वाद्यंत्र क्या है, गीत क्या है, उनके संगीत कैसे हैं, उनके नाट्य कैसे हैं, उनके भोजन कैसे हैं, पेय पदार्थ कैसे हैं, इन सारे विषयों को लेकर के कैसे इसको उभार करके सबके बीच में लाया जा सकता है, इसके लिए बस्तर पंडुम मतलब कार्निवाल,
बस्तर कार्निवाल आप कह सकते हैं। बस्तर पंडुम का आयोजन वहाँ किया जा रहा है, अभी चल ही रहा है और अप्रैल महीने में 1, 2 और 3 तारीख को बड़ा आयोजन वहाँ पर है। बड़े डोम लगा करके बस्तर के इन सारे विषयों को पूरी देश दुनिया के सामने ला करके रखा जाएगा। बस्तर की अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसको सबके बीच में रखा जाएगा, जिसमें बस्तर के जितने मांझी हैं, 85 लगभग मांझी हैं बस्तर में, उन सब मांझियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बस्तर के अन्य गणमान्य लोग भी आएंगे, बस्तर में कितने पद्मश्री प्राप्त लोग हैं वह भी उसमें आएंगे। ऐसे सारे लोगों को बुला करके बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इन सारे अभियानों के साथ मैं सोचता हूँ कि जब संस्कृति के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, युवाओं के भी क्षेत्र में काम हो रहा है, अभी जितने युवा आते हैं यहाँ पे मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ कि क्या नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए? एक स्वर में सब कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, एक स्वर में कहते हैं। पामेड़ के बच्चे कहते हैं, तर्रेम के बच्चे कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। तो कौन चाहता है इस नक्सलवाद को? बहुत स्पष्टता इस बात में अब सबके बीच में आ गई है। और अब तक तो सरकारें तैयार थी, कोई मंत्री, कोई नेता तैयार थे, अब जनता तैयार है। मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, 370 खत्म कर दिया, भारत में इधर उधर होने वाले बम धमाके खत्म हो गए, आतंकवादी हमले खत्म हो गए। ऐसे लौह पुरुष ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर से लाल आतंक समाप्त होगा, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा और माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है इन सारे विषयों को लेकर के।